करते हैं आज की थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। एक जो थ्योरी है मार्केटलिज्म, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कमिंग वीडियो में हम लोग वो है थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ की थ्योरी, और वो वाले पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और लास्ट में हम लोग MCQ भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ की थ्योरी। जो एडम स्मिथ थे वो काफ़ी पुराने इकोनॉमिस्ट थे। एडम स्मिथ फिलोसफर एंड ऑथर एज वेल एज मोरल फिलोसफर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अब ये नहीं है कि इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था, या फिर इससे पहले भी काफ़ी फिलोसफर थे, बट इनका जो व्यूज़ है या इनकी जो हम बात करें, बुक्स की बात करें, तो इनके अकॉर्डिंग काफ़ी ये जो थे काफ़ी आगे आगे थे। इनके व्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस थी इनके व्यूज़ की। तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनको ये भी बोला जाता है फादर ऑफ कैपिटलिज्म। तो इन्होंने कैपिटलिज्म, कैपिटल अक्यूमुलेशन की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। स्मिथ रोट 2 क्लासिक वर्क्स। इनकी 2 बुक्स थी। एक तो थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, जो कि 1759 में आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। और सेकंड बुक कौन सी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी। तो ये जो सेकंड बुक है, इसका तो काफ़ी बार नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि एडम स्मिथ की बुक का नाम या फिर ये जो ईयर है इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस्ड हिज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये भी कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कौन सी थी। तो इसमें हम लोग मार्केटलिज्म जो थ्योरी करेंगे उसमें भी इसका यूज़ करेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंस थी। तो इन्होंने ये बोला था कि जो ट्रेड होता है, जो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाती है। बट हम लोग जब मार्केटलिज्म करेंगे तो उसमें ये देखेंगे, तो उसमें क्या बात की गई है, उसमें ये था कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापार है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा, बट वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, गोल्ड को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। उसमें ये था कि जो व्यापार है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है। बट एडम स्मिथ ने उसका क्रिटिसाइज़ किया और एब्सोल्यूट एडवांटेज के थ्रू अपना व्यूज़ दिया कि कोई भी कंट्री है वो अपना नुकसान नहीं कर सकती। सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है अपनी बात पे, बट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री जो है लॉस उठा रही है, लॉस अपना करवा रही है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में होता क्या है कि दोनों जो कंट्री है, ए कंट्री और बी कंट्री, अगर हम बात करें, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। तो स्मिथ आर्ग्यू अगेंस्ट मार्केटलिज्म एंड वाज ए मेजर प्रोपोनेंट ऑफ लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी। उन्होंने मार्केटलिज्म का क्रिटिसाइज़ किया था और लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स पॉलिसी को काफ़ी इन्होंने डिफाइन किया था। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनका ये व्यूज़ था जो एक्सपोर्ट है उनका इंक्रीज़ होना ज़रूरी है, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए सब्सिडी देना, लाइक टैरिफ को ख़त्म करना, जो भी पाबंदी है उनको ख़त्म करना। और गवर्नमेंट अगर आगे आएगी तो उससे क्या होगा, जो GDP है या हम लोग बात करें जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी होगी। इनका ये व्यूज़ था। बट जब एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने बोला कि लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट होगी तो उसका लिमिटेड रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोल होना भी ज़रूरी नहीं है। तो इनका लेजिस फेयर पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी रुझान था। इन्होंने फ्री मार्केट फोर्स की बात की और परफेक्ट कंपटीशन की बात की। या हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका ये व्यूज़ था कि कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि सरकार का आगे आके हेल्प कर रही है। मतलब ये था कि गवर्नमेंट के बिना भी जो मार्केट है वो अच्छे से काम कर सकती है। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट हैड ए मोर स्पेशल अप्रोच टू सेल्फ इंटरेस्ट एज ड्राइवर ऑफ बिहेवियर। मार्केटलिज्म में क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की गई थी। अब सेल्फ इंटरेस्ट होता क्या है कि जो पर्सन है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपना फ़ायदा देखता है। बट अपने फ़ायदे से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसने व्यापार किया, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। इससे क्या होता है, वो तो अपना फ़ायदा देख रहा है, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहा है और मार्केट में उसको बेच भी रहा है, बट इससे दूसरे पर्सन का अपने आप ही फ़ायदा हो रहा है। तो सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये बिल्कुल
सही है कि पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बट सेल्फ इंटरेस्ट से दूसरे पर्सन्स को भी अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाव पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये था उसमें जो मोरल सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें ये था कि सेल्फ इंटरेस्ट पे जो पर्सन है वो काम कर रहा है। और जो मार्केटलिज्म थ्योरी की बात करें तो उन्होंने बोला कि जो ट्रेड है सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए क्या करती है, व्यापार करती है, ट्रेड करती है, और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बट एडम स्मिथ का जो व्यूज़ था वो बिल्कुल इसके अलग था। उन्होंने बोला कि मोरल सेंटिमेंट का मतलब ये होता है कि पर्सन अपने मतलब के लिए काम करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, बट ये नहीं होता कि सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। अगर दो कंट्री व्यापार कर रही है, ए और बी दो कंट्री, तो दोनों को अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा हो रहा है और दोनों को फ़ायदा होगा तभी व्यापार होगा। उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशन, जो एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, स्मिथ स्टेटेड हिज प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग द वेल्थ ऑफ नेशन इन द फर्स्ट सेंटिमेंट्स विच एंट्रीब्यूट द डिविजन ऑफ लेबर। तो इस बुक में उन्होंने डिविजन ऑफ लेबर के ऊपर काफ़ी फोकस किया था। लेबर ऑफ डिविजन होती क्या है? डिविजन ऑफ लेबर इज एनिशियल to economic progress because it allow people to specialize in particular task, this specialize in particular task। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि डिविजन ऑफ लेबर से क्या होता है कि इनसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? कहते हैं कि पीपल टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टास्क। जो अलग अलग पर्सन होते हैं वो पर्टिकुलर अपने अपने काम में क्या होते हैं, वो काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने काम में। तो अगर हम डिवीजन कर देते हैं लेबर की, अलग अलग लेबर को अपने काम के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो राइट मैन है वो राइट प्लेस पे अपनी जगह पे पहुंच जाता है काम करने के लिए। इससे उनकी स्किल में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है और इससे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, इंक्रीमेंट होता है और प्रोफेशनल वो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और टाइम भी काफ़ी सेव होता है इससे। तो इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है वो काफ़ी इंक्रीज होती है क्योंकि वो अपने अपने काम में क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, या तो वो इसका व्यूज़ पूछ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर है वो किसने दिया था, या फिर ये पूछ लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो व्यूज़ है किस बुक में मेंशन था, या कुछ इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता होता है डिवीजन ऑफ लेबर से। तो कहने का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुट होता है कि जो गुड्स की वैल्यू है वो किस तरह से डिसाइड होती है। तो वो जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसको देखा जाता है, लेबर की वैल्यू को देखा जाता है। तो लेबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग गुड्स की वैल्यू डिसाइड होती है। कहते हैं कि उसके बाद सेकंड जो एडम स्मिथ का व्यूज़ था वो क्या था, इंडिविजिबल हैंड। इंडिविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, फ्री मार्केट। जो भी है बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी इंटरवेंशन के क्या होता है, जो मार्केट है, फ्री मार्केट विल डेटरमाइन एन इक्विलिब्रियम इन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स। जैसे इसको आप एक डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम में हमें क्या गिवन है, डायग्राम में हमें डिमांड और सप्लाई गिवन है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ओ एक्स एक्सिस है वहाँ पे तो हमें क्वांटिटी गिवन है और ओ वाई एक्सिस पे हमें प्राइस गिवन है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो सप्लाई है वो पॉजिटिव जा रही है और डिमांड है वो नेगेटिव जा रही है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, अगर डिसइक्विलिब्रियम हो भी जाता है, सपोज कि यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्यों सप्लाई कम है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है और प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा हो रही है ना। तो डिमांड जब ज़्यादा होती है तो मार्केट फोर्स अपने आप काम करता है। तो जब सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, जब किसी चीज़ की कमी होती है, सिंपल भाषा में अगर समझे, किसी चीज़ की कमी होती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होते हैं ना। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइस को इंक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियस है कि सप्लाई अगर कम है तो प्राइस इंक्रीज होंगे। जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड पे रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने से यहाँ पे आ जाएगी और प्राइस अगर ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, तो वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो ये होता है कि जो हम बात कर रहे थे डिविजन इंडिविजिबल हैंड, तो इंडिविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, जो मार्केट फोर्स इक्विलिब्रियम है वो अपने आप आ जाता है। तो ये था एडम स्मिथ का व्यूज़ कि डिविजन ऑफ लेबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हम लोग बात करें इंडिविजिबल हैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजिबल हैंड्स वो वाले फैक्टर्स जो मार्केट को अपने आप इक्विलिब्रियम में ले आते हैं।
उसके बाद जो एडम स्मिथ का व्यूज़ था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो ये था लेजिस फेयर पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि इट इकोनॉमी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर। इसमें क्या होता है कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि लेजिस फेयर पॉलिसी मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड, अगर गवर्नमेंट की एक्टिविटी है तो वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत कम से कम होनी चाहिए। मार्केट को अपने आप काम करना चाहिए। एसेट अबोनिड बाय प्राइवेट फर्म, इनकम डिटरमाइंड बाय मार्केट फर्म्स। जो प्राइवेट फर्म्स है इनकम वो अपने आप डिटर्मिनेट होगी मार्केट फर्म से। प्राइस डिटर्मिनेट बाय सप्लाई एंड डिमांड, जो प्राइस है वो किस तरह से डिसाइड होगा, अभी अभी हमने बात की, डिमांड और सप्लाई के फोर्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा प्राइस वहीं पे डिसाइड होगा। तो ये होता है लेजिस फेयर पॉलिसी, बिना गवर्नमेंट के अपने आप इक्विलिब्रियम में आना। लिमिटेड टैक्स होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए, सरकार अगर खर्चा कर रही है तो वो काफ़ी कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हेल्थ केयर लेफ्ट टू फ्री मार्केट, जो हेल्थ केयर है वो भी फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और डायनामिक इकोनॉमी इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, इससे क्या होता है इनोवेशन अपने आप होगी और इससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ भी ग्रो करेगी। तो ये था एडम स्मिथ का व्यूज़। उसके बाद उन्होंने अपना व्यूज़ दिया प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। तो प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्या था कि जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एन के और एल के ऊपर, मतलब लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे क्या होता है जब इसमें इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम लोग कैपिटल और लेबर का और इनका यूज़ करते हैं, इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज होगी। बट क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या था कि कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा, बट जो कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट है वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो प्रोडक्शन है वो भी डिमनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था एडम स्मिथ का व्यूज़। तो उन्होंने कैपिटल अक्यूमुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा इनका रोल था। कैपिटल अक्यूमुलेशन इज़ द डायनामिक दैट मोटिवेट द पैराशूट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है क्योंकि देखिए प्रोडक्शन होगी मतलब इनकम इंक्रीज़ हो रही है, सेविंग इंक्रीज़ होगी और सेविंग इंक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। तो जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी उससे क्या होगा, कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। कैपिटल अक्यूमुलेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वॉल्विंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और एनी फाइनेंशियल एसेट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द इनिशियल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सेड एसेट एज ए फाइनेंशियल रिटर्न whenever in the form of profit, rent, interest और कैपिटल गेन। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर, रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और कैपिटल गेन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट तो आप समझ ही गए, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो किस तरह से काम करता है, वो यही काम करेगा ना कि जितनी भी इनकम हो रही है सेविंग होगी उसकी, और सेविंग वो प्रॉफिट जितना भी होगा वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा और कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। रेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब रेंट जो है वो सारा का सारा प्रॉफिट होता है, और जो वेज वर्कर्स हैं जो वेज पे काम करते हैं तो उनका तो कोई प्रॉफिट नहीं होता ना, वो सेविंग करते। सिर्फ और सेविंग कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर सेविंग करते हैं। क्योंकि जो वर्कर्स की बात करें उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वेज जो सबसटेंस लेवल है उसके बराबर मिलता है, मतलब वो सेविंग नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करें एंटरप्रेन्योर की तो वो ही क्या करता है, इंटरेस्ट गेन करता है, रेंट गेन करता है और उसे ही प्रॉफिट होता है, वही सेविंग करता है, वही इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी यहीं पे बनता है कि जो वेज वर्कर्स हैं सेविंग तो वो भी करते हैं ना, बट जो एडम स्मिथ था उनका व्यूज़ था कि जो लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वेज गेन करते हैं, और वेज सिर्फ और उनका जीवन निर्वाह होता है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ठीक है, तो कैपिटल अक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि फाइनेंशियल रिटर्न से उन्हें प्राप्त होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ही कैपिटल अक्यूमुलेशन में भाग लेते हैं। तो जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से बनती है, एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, इससे क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, मतलब पैसे आ गए लोगों के पास। इससे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो हम जो
आगे वाली थ्योरी करेंगे, मार्केटलिज्म की बात करेंगे तो उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने मैन्युफैक्चरर जो गुड्स थी उन पे ध्यान दिया था। उसमें भी डिफरेंस होता है, वो कमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे समझ लेना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब कि हमने जितना प्रोड्यूस किया अपनी कंट्री के लिए वो तो था ही, और बाकी जो प्रोडक्शन बचेगा वो फर्दर कंट्री में हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जो सीक्वेंस है, ये गोल गोल जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ये चलता रहता है जो सीक्वेंस है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट अभी हमने डिस्कस किया था जो कैपिटल एक्यूमुलेशन की हमने बात की थी, वो क्या होता है, एक टाइम के बाद ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या किया था, एक टाइम के बाद रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये होता क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो प्रॉफिट है वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हुई, तब भी क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स कम हो गए। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हुए, और डिमिनिशिंग रिटर्न से क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गए। तो क्या होता है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या है, ख़त्म भी हो सकता है। तो ये था एडम स्मिथ का व्यूज। आगे जाके इसका क्रिटिसाइज भी हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि अगर इस तरह से प्रॉफिट ख़त्म होना स्टार्ट हो गया या कैपिटल एक्यूमुलेशन ख़त्म हो गया तो कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये तो सही नहीं है ना इकोनॉमी के लिए। तो वो फर्दर कमिंग वीडियोज़ में हम लोग करेंगे कि कौन कौन से व्यूज़ थे जिन्होंने एडम स्मिथ का जो है क्रिटिसाइज़ किया था। बट यहाँ पे समझ लेना ज़रूरी है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कैपिटल एक्यूमुलेशन पे अपना व्यूज़ दिया था, बट उन्होंने ये भी बोला था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू हो जाएंगे, और उससे उसका कारण क्या है, नेचुरल रिसोर्स। और सेकेंडली उन्होंने बोला कि प्रॉफिट ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो MCQ के आंसर है वो खुद आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर सुनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग से। कहते एडम स्मिथ बिगेन विद द वेल्थ ऑफ नेशन विद एन एग्जाम्पल ऑफ पेन फैक्ट्री इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट। तो वेल्थ ऑफ नेशन हमने अभी बुक की थी, विद एग्जाम्पल ऑफ पेन फैक्ट्री इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट। वो किससे होती है, जो फैक्ट्री की हम बात करें तो कैपिटल एक्यूमुलेशन से, डिविजन ऑफ लेबर से, या द पैरेलल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन से। तो हमने अभी बात की एडम स्मिथ ने गवर्नमेंट को, तो रेगुलेशन को उन्होंने बोला था कि होना ही नहीं चाहिए। कैपिटल एक्यूमुलेशन पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस था, और डिविजन ऑफ लेबर पे हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा फोकस था। तो इसके जो फर्स्ट A और B ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज वे दैट द डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कहते डिविजन ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसका हमने वे बताना है किस तरह से होगी, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ भाई, बात भी सही है, क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि अलग अलग जो वो काम करें उसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो काम कर करके सीख जाते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग बिल्कुल राइट है इसका आंसर। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ सेटअप कॉस्ट जो है, इससे क्या होता है, जो अलग अलग लेबर काम करते हैं तो इससे जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो इसका A और B ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ये हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि एडम स्मिथ बिगेन विद द वेल्थ ऑफ नेशन। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की बात की है ना, विद एग्जाम्पल ऑफ पेन फैक्ट्री ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट तो भाई सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन से होगी। जो डिविजन ऑफ लेबर है उससे तो कॉस्ट कम होगी, और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें वो इंक्रीज होगी। बट जो नेशन की वेल्थ है या उसकी बात करें तो वो किससे होगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन से। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, और इसके जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट और सेकंड ये है, ये दोनों राइट हैं। उसके बाद थर्ड की बात कर लेते हैं। इन द वेल्थ ऑफ नेशन Adam Smith discussed the division of labor. He argued that as a firm grow large, कहते हैं कि
किस तरह से लारेंज डिवीजन ऑफ लेबर से ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज होगी वो बात कर लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर से हमने पीछे भी बात की थी कि वो अलग अलग जो पर्सन होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बिना किसी टाइम ख़राब किए वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन गिवन है, इट रिक्वायर मोर एंड मोर लेबर एंड सो डिवाइड लेबर इन इकोनॉमी बिटवीन दोज हु वर्क फॉर ए फर्म एंड दोज हु डू नॉट। जो काम कर रहे हैं उनको उसमें लगा देना और जो नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ देना, ये नहीं भाई। कहते द वर्कर में स्पेशलाइज एट डिफरेंट टास्क। हाँ बिल्कुल, बात भी सही है, यहाँ से पता ही चल रहा है जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट टास्क में, सो डिवाइडिंग लेबर इनटू डिफरेंट पार्ट, और अलग अलग वो पार्ट में काम कर सकते हैं। सो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। इट बिकम नेसेसरी टू हैव ए सेंट्रल बॉडी टू ओवर्स द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स डिवीजन ऑफ लेबर। नहीं भाई, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो अलग अलग लेबर्स होते हैं उन वो अलग अलग डिफरेंट टास्क में क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। इससे क्या होगा, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी इंक्रीज होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज लेजिस्फेयर मीन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, है ना। पीपल शुड बी लेफ्ट अलोन टू वट एवर दे वांट, लाइफ शुड बी मेड एज ए फेयर एज पॉसिबल, द स्टेट शुड एक्सरसाइज डिटेल कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, या फिर द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर। बिल्कुल राइट है भाई, स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता इन द डिटेल ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एडम स्मिथ एडवोकेटेड, उसका क्या व्यूज़ था, लेजिस फेयर, इंडिविजिबल हैंड, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये तो तीनों ही ऑप्शन सही है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये भी सही है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये भी मैंने फैक्टर किए थे उसके, लेजिस फेयर की तरफ उसका व्यूज़ था, इंडिविजिबल हैंड को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और उनका यही था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई टैरिफ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, और फ्री मार्केट की भी बात की थी उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन द अल्टीमेट इफेक्ट फॉर द इंडिविजिबल हैंड एडम स्मिथ इज दैट एज ए कम्पिटिटिव इकोनॉमी एवरी वन। इसका क्या मतलब है, बेनिफिट इट इज एक्ट इन इज अवोन इंटरेस्ट। इंडिविजिबल हैंड का क्या मतलब था, इंडिविजिबल हैंड का मतलब ये था कि कम्पिटिटिव मार्केट में जो मार्केट फोर्स से है अपने आप सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर लें, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात करें तो प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट देखता है, डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट देखता है। तो इससे मार्केट फोर्स से क्या होगा, अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका कौन सा आंसर सही होगा, बेनिफिट ईच एक्ट इन अवोन इंटरेस्ट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट इन फ्री मार्केट, या फिर शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, शुड एक्ट टू प्रमोट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसमें क्या होता है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और इससे क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में, कम्पिटिटिव इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्स है उससे इंडिविजिबल हैंड के अकॉर्डिंग जो अपने आप इक्विलिब्रियम है वो हो जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद इनके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।